नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अब तक हमने 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस की 3 क्लास पढ़ ली है और उनका बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है। तो आइए आज की हमारी क्लास नंबर 4 आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 का सॉल्यूशन। साथियों, आपको पता है कि हम 15-15 क्वेश्चंस की क्लास के रूप में और उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बैचजी कॉन्सेप्ट ऐप पर पहले आप इन क्वेश्चंस को टेस्ट की फॉर्म में भी दे सकते हैं ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ बेहतर तैयारी का मौका मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी ये क्लास नंबर 4। देखिए, आइए, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का। आपके स्क्रीन पर है, आराम से देखिए और समझिए इस क्वेश्चन को। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, सिंपल सा क्वेश्चन है। हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो एसिड ज्यादा पाए जाते हैं? यहां देखिए, आपको पता है ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, देखिए हिस्टोन प्रोटीन, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये ऑक्टामर प्रोटीन है, 8 इकाइयों से मिलके बनी होती है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 इकाइयां हैं जो 2 बार आपस में जुड़ी रहती है। तो 4 दूने 8, 8 इकाइयों से मिलकर क्या बना होता है? स्टोन प्रोटीन। और ये स्टोन प्रोटीन, इसका जो मेन काम है वो है डीएनए की पैकेजिंग करना। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपको याद हो तो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा रहता है। और कितना लिपटा रहता है डीएनए? एक चक्र पूरा और दूसरा चक्कर 3/4। अब डीएनए पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव के ऊपर कोई लिपटा हुआ है तो डेफिनेटली उस पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। पता होना चाहिए कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट की वजह से होता है और इस हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज 2 अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन की वजह से होता है। आर्जिनिन और लाइसिन, इन दोनों अमीनो एसिड की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है, इसी वजह से स्टोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट की वजह से होता है। और हिस्टोन और डीएनए दोनों आपस में मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूक्लियोसोम, जो डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बनी होती है। ये जानकारी थी जो आपको याद होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आर्जिनिन और लाइसिन। और इसी की वजह से स्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब स्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है और इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होगा। और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है? फॉस्फेट की वजह से। स्टोन प्रोटीन का यूज डीएनए पैकेजिंग में है। इसकी 8 इकाइयां हैं, इसमें हिस्टोन अष्टक कहा जाता है इसको।
स्टोन प्रोटीन को हिस्टोन अष्टक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 8 इकाइयां हैं। देख लीजिए, क्लियर है बात? जितने भी यूकेरियोट्स हैं उनमें जनरली स्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। प्रोकैरियोट के अंदर स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा सिवाय आर्की बैक्टीरिया के। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। और स्टोन प्रोटीन के बारे में जानकारी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्जिनिन और लाइसिन। देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। डेस्मोसोम इज एसोसिएट विद, देखिए डेस्मोसोम एसोसिएट विद या डेस्मोसोम संबंधित है। देखिए आइए डेस्मोसोम, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि डेस्मोसोम बैक्टीरियल सेल एडेशन या जंतु कोशिकीय आसंजन से संबंधित है। दो एनिमल सेल आपस में मैकेनिकली रूप से अटैच रहेगी, यांत्रिक रूप से आपस में जुड़ी हुई रहेगी, उसके संबंध में जो संरचना है वो है डेस्मोसोम। देखिए डेस्मोसोम, पहली बात ये एंकरिंग जंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन से संबंधित जब हमने बात की तो सेल जंक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, और उसमें अलग अलग टाइप के कनेक्शन है। तो डेस्मोसोम एंकरिंग जंक्शन है। एंकरिंग जंक्शन का मतलब है कि इसके द्वारा कोशिकाएं यांत्रिक रूप से मैकेनिकली क्या होती है, अटैच्ड होती है। इसके द्वारा, डेस्मोसोम के द्वारा। कौन सी सेल की बात हो रही है? एनिमल सेल की बात हो रही है। तो डेस्मोसोम एंकरिंग जंक्शन है जिसके द्वारा सेल आपस में मैकेनिकली अटैच होती है। तो देखा जाए तो जब कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा रोल है किसका? डेस्मोसोम का। देखिए इसे मैक्यूला अडेरेंस के नाम से भी जाना जाता है। मैक्यूला अडेरेंस, ध्यान से देखना, अडेरेंस। और ये डेस्मोसोम बटन लाइक स्ट्रक्चर है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। एनिमल सेल को आपस में मैकेनिकली अटैच करने के लिए मैक्यूला अडेरेंस या एंकरिंग जंक्शन है, और ये बटन लाइक स्ट्रक्चर है। देख लीजिए। और डेस्मोसोम एक तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कैडेरिन फैमिली से संबंधित होते हैं। कौन सी फैमिली से? कैडेरिन फैमिली से। डेस्मोसोम बनाने में जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज में आएंगे वो कैडेरिन फैमिली के होंगे। अभी इस क्वेश्चन का सही जवाब है एनिमल सेल एडेंशन। देख लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आसान क्वेश्चन। डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। देखिए एक विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। इस अर्धसूत्री विभाजन में एक स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट। क्लियर है? मैं आपको बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूं, एक शब्द भी लिख रहा हूं
तो ये ध्यान रख रहा हूं कि एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाना चाहिए। प्रोफेज फर्स्ट में अलग अलग अवस्थाएं होती है। इसमें एक अवस्था है पैकिटीन या पैकाइटीन। इस पैकाइटीन अवस्था में एक घटना, एक प्रोसेस होती है, उसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। हिंदी में इसको कहा जाता है जीन विनिमय। जीन विनिमय। और ये जीन विनिमय जो होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जीनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। और इससे जिम्मेदार या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर है उसे क्या नाम दिया जा रहा है? रेकॉन। देख लीजिए आप। डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है रेकॉन कहलाएगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों का आदान प्रदान। क्लियर है बात? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आसान क्वेश्चन है, पढ़िए और समझिए। एक दंपति के 4 लड़कियां हैं। 5वें बच्चे के लड़का होने की कितनी प्रतिशत संभावनाएं हैं? A couple has 4 girls. What is the probability of 5th child to be a son? याद रखें, लड़का होना या लड़की होना ये एक बार हो चुकी घटना से म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसको ध्यान से समझना। मैंने एक बार सिक्का उछाला, हेड आ गया। अब दोबारा उछालूंगा तो टेल थोड़ी आ जाएगा। कोई पहले जो घटना घटित हो चुकी है उससे अब वाली घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भी 50% चांसेज है कि हेड आ जाए, 50% चांसेज है कि टेल आ जाए। ऐसे ही पिछले 4 बार अगर लड़कियां हुई है, 5वीं बार लड़का होने से पिछली बार लड़कियां हुई है, इससे कोई संबंध नहीं है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इस बार लड़का होने की संभावनाएं वही कितनी रहेगी? 50-50। तो सही जवाब 50%। देख लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आसान क्वेश्चन देखिए। A double stranded DNA has 18% साइटोसिन। 18% साइटोसिन, और आपको पता है साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ा रहता है, तो ये भी कितना होगा? 18%। द परसेंटेज ऑफ अदर बेसेस, फिर बचा कौन? ए के साथ कौन जुड़ा रहता है? टी। 18 और 18 36 हो गए। और अगर 100 में से 36% तो जी और सी है, तो बचे कितने हो गए? ए और टी। तो 100 में से अगर 36 गए तो आपके पास कितने बच जाएंगे? ये देख लीजिए, 64। अब 64 में ए और टी बराबर होंगे, तो फिर 32% ये हो गया और 32% ये हो गया। सिंपल नियम है। वैसे इसे चारगाप का नियम कहेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी करके बता रहा हूं। अब ये कह रहा है साइटोसिन 18% है, बाकी मैच कीजिए। एडिनिन 32, थाइमिन भी 32। ये सही नहीं है। एडिनिन और थाइमिन दोनों 32 किसमें है? इसमें।
एडेनिन 32, थायमिन 32 और ग्वानिन 18%। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आराम से समझिए इसे, चार घात का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डीएनए? निम्न में से किसमें डीएनए नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? ई न्यूक्लिएटेड ई। एक अंडा है जिसमें न्यूक्लियस जो था उसको बाहर निकाल दिया गया, उसको क्या बोलेंगे? ई न्यूक्लिएटेड। आपको पता है कि इसमें केंद्रक नहीं है और डीएनए केंद्रक के अंदर ही होता है। परिपक्व या मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैमल्स के अंदर केवल ऊंट व लामा, इनमें ही केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, केंद्रक विहीन होती है। और आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य सेल ऑर्गेनेली भी नहीं होते। तो स्तनधारियों की जो आरबीसी है उसमें डीएनए एब्सेंट होगा। अब यहां इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। केंद्रक के अंदर जो डीएनए है वो तो निकाल लिया गया, लेकिन अंडे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ई न्यूक्लिएटेड करने का मतलब ये नहीं है कि सभी डीएनए निकल गए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए तो उसके अंदर ही है। इसलिए सही जवाब है मैच्योर मैमेलियन या परिपक्व स्तनीय आरबीसी। केंद्रक विहीन अंडाणु में भी डीएनए होगा, तो केंद्रक का डीएनए तो जरूर बाहर निकल गया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए उसी के अंदर है। ये बात डीएनए की कर रहा है, इसलिए सही जवाब 2 को माना गया। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आसान क्वेश्चन देखिए। जीरा और धनिया मसाला देने वाले पादप हैं, दोनों में फल का उपयोग होता है। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। जीरा, क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। धनिया, कोरिएंड्रम सैटाइवम। देखिए जीरा और धनिया का वैज्ञानिक नाम, और ये फैमिली एपीएससी में आते हैं। देखिए क्लास डाइकोट, सब क्लास पॉलीपीटली, उसके बाद अगर आप इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो अम्बेलियल्स, और इसकी फैमिली जो है वो एपीएससी। एपीएससी फैमिली में जीरा और धनिया आएंगे। इनका जो फल होता है उसे कहेंगे साइजोकार्प, फल का टाइप। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कथन ए या दोनों कथन सही है? ये देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए।
आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सीधा आपको याद रखना है द डिजीज कोज बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से होने वाला रोग है मेथेनोग्लोबिनीमिया। सीधा याद रखिए। क्लियर है बात? रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाला रोग मेथेनोग्लोबिनीमिया याद रहेगा आपको। देखिए आगे चलते हैं। द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स। देखिए आपको पता है एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ध्यान से देखना भाई। प्रकाश संश्लेषण जो है वो दो स्टेप में पूरा होगा। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां पर होती है? ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और इस डार्क रिएक्शन का ही एक टाइप है C3 साइकिल, जो माल्विन कैल्विन ने सबसे पहले दिया। इसी को केल्विन साइकिल या केल्विन चक्र कहा जाता है। और इस केल्विन साइकिल में RUBP या RUDP CO2 का इस्तेमाल करके, ये भी 6 मॉलिक्यूल होता है और 6 कार्बन युक्त अस्थाई यौगिक बनाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अस्थाई यौगिक। C3 साइकिल में CO2 का रिसेप्टर कौन है? RUBP या RUDP? तो आंसर फर्स्ट हो गया। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आराम से देखिए। RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, श्वसन गुणांक, जिसे RQ कहा जाता है। और इस RQ का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 जो बाहर निकाली गई है और वॉल्यूम ऑफ O2 जो अंदर ली गई है। जो ऑक्सीजन अंदर ली गई है उसका आयतन, जो CO2 बाहर निकाली गई है उसका आयतन, इन दोनों का रेशियो RQ कहलाता है। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 होता है। अगर आप प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन का RQ 0.8 से लेकर 0.9 होता है। अगर आप फैट की बात करेंगे तो फैट का RQ 0.8 से कम होता है। देखिए अब ऑप्शन देखिए। ऑक्जेलिक एसिड है, याद रखें जितने भी एसिड है उनका RQ 1 से ज्यादा होता है और 1 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, बाकी तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। इसलिए आपको इन तीनों के RQ को याद रखना है और एक चीज याद रखनी है कि जो एसिड्स है उनका RQ 1 से ज्यादा, ऑप्शन में एक ही है 1 से ज्यादा। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना होता है, आराम से देखिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ABA एब्सिसिक एसिड। इट इज ए नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। जो एब्सिसिक एसिड है वो ऑक्सिन
जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के एकदम विपरीत काम करता है, और ये गैसियस हार्मोन नहीं है। गैसियस हार्मोन तो अगर आपको आइडिया हो तो इथाइलिन है, जो फलों को पकाने के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसका एक स्टेटमेंट सही है, ए वाला, देख लीजिए। पतझड़ में जो पत्तियां टूटती है वो भी एब्सिसिक एसिड के जमाव के कारण ही टूटती है। एब्सिसिक एसिड की वजह से पादप में एजिंग या जीर्णता आती है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओनली ए। जो एब्सिसिक एसिड है वो टर्पीन व्युत्पन्न हार्मोन है, इसका प्रिकर्सर जो है वो टर्पीन है, और ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। आराम से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैच जी कॉन्सेप्ट पर बायोलॉजी का पूरा सिलेबस बिल्कुल सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूं। आप इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितना हो सके इन क्लासेस को आप अच्छे से रिवाइज करें। जब आप पुराने सभी पेपर को इस पैटर्न से देख लेंगे तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर, एक इकोसिस्टम ये है और दूसरा इकोसिस्टम ये है, और एक ऐसा स्थान जहां पर दो इकोसिस्टम आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, इसे कहा जाएगा इकोटोन। याद रख लें आप, इकोटोन, संक्रामिका। चलिए 2011 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपकी स्क्रीन पर है। द गैसेज एसोसिएट विद ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट पर मैंने बहुत बेहतर तरीके से क्लियरिटी के साथ वीडियो बना रखा है, और यहां पर सवाल पूछा गया कौन कौन सी गैसें हैं, तो CO2, N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी नहीं। तो ये याद रखना आपको, ग्रीन हाउस गैसेस इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। देखिए आगे अगर हम बात करें, हार्मोन हेल्प इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में दो हार्मोन यूज में आते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक है रिलैक्सिन, ए और सी। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। ये दोनों हार्मोन पार्चुरेशन, क्लियर है, शिशु जन्म में सहायता करेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करेगा, संकुचन, और रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिंपाइसिस को रिलैक्स करेगा, और ये दोनों इस तरीके से पार्चुरेशन या शिशु जन्म में मदद करेंगे। देखिए, और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पर, आसान एकदम। ऑर्गेनेली विच आर फाउंड इन द मिड पीस ऑफ स्पर्म। शुक्राणु के मध्य भाग में, ये स्पर्म का अगर आप डायग्राम बनाएं तो इसके मध्य भाग में ये देखिए, तो शुक्राणु के मध्य भाग के अंदर मिड पीस में यहां सेंट्रियोल और ये एक्सियल फिलामेंट, और इसी के पास में निपेन कर्ण पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दो चीजें मिड पीस में पाई जाएगी, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा सेंट्रियोल।
माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। हेड वाले पार्ट में आपको पता है यहां पर एक्रोसोम पाया जाता है। जब एम्ब्रियोलॉजी या रिप्रोडक्शन देखेंगे तब बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारी क्लास नंबर 4 और उससे संबंधित 15 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है। एक्सप्लेनेशन में मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और जहां पर क्लियरिटी के साथ केवल आपको क्वेश्चन और उसका आंसर याद रखना है तब मैं वही करूंगा, बेवजह उसको उलझाने का प्रयास नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी और समझ में आई होगी। आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे। मैं एक बार फिर कह दूं, अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस पेपर विद एक्सप्लेनेशन दैचजी कॉन्सेप्ट की क्लास आप बहुत अच्छे से देखें, उसको रिवाइज करें। और अभी भी अगर आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन है कि कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, सिलेबस होगा या नहीं होगा, साथियों फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस दिखने में बड़ा है। अगर आप दैचजी कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ाए हुए वीडियो में एक भी यूनिट अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि लिखित में ही सिलेबस बड़ा है। अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ें और सिंपलेस्ट वे में पढ़ा भी जा सकता है और याद भी किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए दैचजी कॉन्सेप्ट के साथ और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।